दोस्तों जिस तरीके से कश्मीर के मुद्दे को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है और पाकिस्तान के द्वारा इलीगली कश्मीर के एक बड़े हिस्से को ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, लगभग इसी तरीके का डिस्प्यूट टर्की और ग्रीस में भी है। असल में ये डिस्प्यूट साइप्रस को लेके है, जिसका एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर टर्की के द्वारा कब्जा करके रखा हुआ है। जबकि अगर साइप्रस के पॉपुलेशन को देखा जाए तो यहाँ के ज्यादातर लोग ग्रीक ओरिजिन है और ग्रीस के साथ रहना चाहते हैं। इवन दोस्तों टर्की का मंसूबा तो ये भी है कि साइप्रस के बाकी के हिस्से को भी हथिया लिया जाए और फिलहाल इसे रोकने के लिए ग्रीस द्वारा साइप्रस का मदद भी किया जा रहा है। हालांकि इस कारण साल 2020 में ग्रीस और टर्की के बीच में काफी तनातनी भी हो गया था और उसके बाद ग्रीस की तरफ से टर्की के मंसूबे को काउंटर करने के लिए अपने बेड़े को मजबूत भी किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक टर्की को काउंटर करने के लिए ग्रीस की तरफ से फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा गया और दोस्तों अब टर्की की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये जो ग्रीस के पास राफेल एयरक्राफ्ट है असल में ये ग्रीस के एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसे फ्लाई कर रहा है फ्रेंच पायलट। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि टर्की की तरफ से इस तरीके के दावे क्यों किया जा रहा है और क्या सच में ग्रीस के एयरक्राफ्टों को फ्रेंच पायलटों के द्वारा ही फ्लाई किया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों अगर देखा जाए तो टर्की और ग्रीस एक दूसरे के बहुत बड़े राइवल है। ग्रीस के ऊपर हमेशा से ही टर्की का एक खतरा बना हुआ रहता है और टर्की को अगर मौका मिले तो वो साइप्रस के हिस्से को कब्जा कर ले। हालांकि उसके सबसे बड़ा बाधा है ग्रीस। और दोस्तों देखा जाए तो हथियारों के मामले में फिलहाल ग्रीस टर्की के जितना इतना मजबूत नहीं है, पर फिर भी टर्की के मंसूबे को ग्रीस अब तक रोकने में समर्थ रहा। पर वहीं पे अगर ग्रीस के हथियारों की कंडीशन ऐसा ही रहा तो शायद भविष्य में ग्रीस टर्की के इस मंसूबे को रोक ना सके। और दोस्तों इसी कारण ग्रीस के तरफ से फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2020 में ग्रीक गवर्नमेंट की तरफ से 18 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने का अनाउंसमेंट किया गया, जहां पे ये बताया गया कि इनमें करीबन 10 नया राफेल सी वेरिएंट होगा, जबकि बाकी के 8 राफेल के पुराने एयरक्राफ्ट मतलब F1 और F2 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट होगा जो फ्रेंच एयरफोर्स में इस्तेमाल हो रहा है और फ्रांस इसे ग्रीस को बेचेगा। हालांकि दोस्तों ये भी खबर है कि ये सभी एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके ग्रीस अपने बेड़े के पुराने हो चुके मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को ही रिप्लेस करेगा। जबकि एक साल के बाद मतलब जनवरी 2021 में ये भी खबर आया कि दोनों देशों के बीच में मतलब ग्रीस और फ्रांस के बीच में 18 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके एक डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ, जिसका लागत करीबन 2.4 बिलियन यूरो है, जिसमें 6 नया राफेल एयरक्राफ्ट होगा जबकि 12 F3R स्टैंडर्ड के यूज्ड एयरक्राफ्ट होगा। इवन इसके अलावा फ्रांस के द्वारा एग्रीमेंट के तहत ग्रीस को ग्राउंड सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों इस डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के कुछ दिन के बाद ही मतलब अप्रैल 2021 में यह भी खबर आया कि ग्रीस शायद और भी 6 एडिशनल राफेल एयरक्राफ्टों को फ्रांस से खरीद सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2021 में फ्रांस की तरफ से एग्रीमेंट के तहत पहला राफेल V ट्विन सीटेड एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया गया। इसके बाद दोस्तों साल के अंत होते होते मतलब 11 सितंबर 2021 में ग्रीस के द्वारा 6 एडिशनल राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया, जिसके साथ टोटल ग्रीस के राफेल एयरक्राफ्टों का संख्या 24 हो जाएगा। हालांकि मार्च 2024 में 6 एडिशनल राफेल को लेकर समझौता हो गया और रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी 2024 के मध्य में शुरू होगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल ग्रीस के पास संभावित 6 राफेल एयरक्राफ्टों का एक बेड़ा है जो कि फ्रेंच एयरफोर्स के पुराने राफेल है। और दोस्तों इन्हीं एयरक्राफ्टों को लेके टर्की की तरफ से एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाते हुए बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को असल में ग्रीस के पायलटों के द्वारा नहीं बल्कि फ्रेंच पायलटों के द्वारा फ्लाई किया जा रहा है। टर्की का ये कहने के पीछे जो तथ्य दिया जा रहा है वो असल में ट्रेनिंग का समय। टर्की के मुताबिक राफेल एयरक्राफ्टों को इतने कम समय के अंदर फ्लाई करने के लिए ग्रीस के पायलट अभ्यस्त नहीं हो सकता। मतलब इतने कम समय में ग्रीस के पायलटों को फ्रांस के द्वारा ट्रेनिंग देना पॉसिबल नहीं है। और अगर ये एयरक्राफ्ट ग्रीस के अंदर फ्लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली ये ग्रीक पायलटों के द्वारा फ्लाई नहीं किया जा रहा है बल्कि कोई विदेशी पायलट होंगे। और संभावना यहाँ पे फ्रांस का जताया जा रहा है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट फ्रांस से ही खरीदा गया है और फ्रांस और ग्रीस काफी क्लोज एलाई भी है। असल में दोस्तों इन बातों का दावा टर्की के प्रो गवर्नमेंट न्यूज़पेपर यानी सफाक के तरफ से किया जा रहा है। न्यूज़पेपर का ये एलिगेशन संपूर्ण रूप से ग्रीस और फ्रांस के ऊपर लगाया जा रहा है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल के अगर हेडलाइन को भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना अधिक प्रोवोकेटिव है। आर्टिकल में हेडलाइन के रूप में लिखा गया कि सेकंड हैंड प्रोवोकेशन एथेंस व्हिच रिसीव राफेल फ्रॉम फ्रांस एस्केलेट टेंशन। मतलब इस आर्टिकल में साफ साफ ये बताया जा रहा है कि फ्रांस से सेकंड हैंड राफेल एयरक्राफ्टों को खरीद के ग्रीस टेंशन को और बढ़ा रहा है। हालांकि अगर रिपोर्टों को देखा जाए तो टेंशन को एस्केलेट ज्यादातर टर्की की तरफ से ही किया जाता है और टर्की आए दिन ग्रीस के आइलैंड के ऊपर से अपने एयरक्राफ्टों का उड़ान भरता रहता है। ऐसे में टर्की के एयरक्राफ्टों के द्वारा ग्रीस के सॉवरेन एयर स्पेस का वायलेशन किया जाता है और दोस्तों इस वायलेशन को रोकने के लिए ही ग्रीस के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को खरीदा गया। दूसरी तरफ अगर देखें तो इस आर्टिकल के द्वारा एक तरीके से फ्रांस के ऊपर भी इल्जाम लगाया गया। आर्टिकल में साफ साफ ये बताया जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से ग्रीस का मदद करके एक तरीके से टर्की को प्रेशराइज करने का प्रयास किया जा रहा है और ये भी एक तरीके से इनडायरेक्टली बताया जा रहा है कि इस प्रोवोकेशन के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ फ्रांस का है। हालांकि
दोस्तों जब फ्रांस और ग्रीस के बीच में एयरक्राफ्टों को लेकर डील हुआ था तब भी टर्की के मीडिया हाउसेस की तरफ से फ्रांस को भी काफी बार इनडायरेक्टली धमकाया जा चुका है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रांस खाली ग्रीस को फाइटर एयरक्राफ्टों को देके ही मदद नहीं कर रहा है, बल्कि ग्रीस के नेवी के भी मजबूती को फ्रांस की तरफ से बढ़ाया जा रहा है और कई तरीके के नेवी के जहाजों को लेकर भी फ्रांस के द्वारा ग्रीस को मदद किया जा रहा है। दूसरी तरफ फ्रांस के इस तरीके के मदद से टर्की काफी अधिक चिढ़ा हुआ है। हालांकि दोस्तों इस चिढ़ाव के पीछे बहुत बड़ा कारण है राफेल एयरक्राफ्टों का क्षमता। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी राफेल एयरक्राफ्ट टर्की को चुनौती दे चुका है और टर्की उस दरमियान इन एयरक्राफ्टों का कुछ बिगाड़ भी नहीं सका। दोस्तों ये घटना असल में 2020 का है, जब राफेल एयरक्राफ्टों ने टर्की के सभी रडारों से छुप के लीबिया के अंदर टर्की के फैसिलिटीज के ऊपर बॉम्बिंग किया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस दरमियान न टर्की के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों का पता लगाया जा सका और न ही टर्की बॉम्बिंग के बाद राफेल एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए कोई एयरक्राफ्टों का मिशन को लॉन्च कर सका। इवन दोस्तों इस घटना का जवाब भी अब तक टर्की के द्वारा देना संभव नहीं हो पाया। दूसरी तरफ अगर टर्किश एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो इसका प्रमुख एयरक्राफ्ट है F-16। टर्किश बेड़े में करीबन 245 F-16 एयरक्राफ्ट है जो बेसिकली सी और डी वेरिएंट का है। हालांकि इनमें 87 ऐसे एयरक्राफ्ट है जो डी वेरिएंट का है और कन्वेंशनल ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। और दोस्तों इसके अलावा टर्की के पास ऐसा कोई भी मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। टर्की के बेड़े के दूसरा एयरक्राफ्ट असल में कोल्ड वॉर के जमाने के F-4 फैंटम 2 फाइटर बॉम्बर है। हालांकि इन एयरक्राफ्टों को MiG-21 जैसे एयरक्राफ्टों के ही रूप में गिना जाता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो F-16 का भी रुतबा तब और गिर गया जब MiG-21 ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद वाले दिन एक F-16 को मार गिराया था। मतलब दोस्तों टर्की के बेड़े में ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं है जो राफेल का सामना कर सके। और ऐसे में अगर ग्रीस के बेड़े में राफेल एयरक्राफ्ट आता है तो ऑब्वियसली ये टर्की का चिंता को बढ़ाएगा और टर्की के साइप्रस को लेके जो मंसूबा है उसे भी कमजोर करेगा। ऊपर से अगर राफेल एयरक्राफ्टों के अब तक ऑपरेशनल हिस्ट्री को देखा जाए तो इसका इस्तेमाल सक्सेसफुली अफगानिस्तान के वॉर में और सीरिया के अंदर एयर स्ट्राइक के दरमियान भी किया जा चुका है। इन एयरक्राफ्टों के पास दुश्मन के रडार से छुप के एयर स्ट्राइक करने का क्षमता है, जबकि ऊपर से एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ साथ इसके हथियार भी इतना आधुनिक है कि इन हथियारों से बच पाना टर्की के फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए काफी नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टर्की के पास S-400 सिस्टम भी है, लेकिन अब तक इसे लेके कई तरीके के रिपोर्टों का खुलासा हो चुका है, जहाँ पे यह भी बताया जाता है कि टर्की के S-400 सिस्टम असल में कारगर नहीं है, क्योंकि टर्की के द्वारा S-400 हासिल करने के बाद रशिया के पीठ में छुरी घोंपने का प्रयास चलाया गया, जो एक तरीके से टर्की के ही नुकसान का कारण बना। टर्की इन मिसाइलों को बिना रशिया के मदद से ऑपरेट करने का प्रयास कर रहा था और फिलहाल ये बिना रशिया के मदद से ऑपरेट होना पॉसिबल नहीं है। हालांकि इन रिपोर्टों को लेकर कई तरीके के मतभेद भी है और कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि ये सरासर गलत है और टर्की के ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है। पर अगर देखा जाए तो इन मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को लेके टर्की और अमेरिका के बीच में भी डिस्प्यूट चल रहा है। दोस्तों इसके अलावा टर्की का एक बहुत बड़ा मंसूबा था कि वो फाइटर एयरक्राफ्टों को अमेरिका से खरीदे, खास करके F-35। पर S-400 खरीदने के बाद टर्की के लिए F-35 खरीदना पॉसिबल नहीं हो सका। जबकि दूसरी तरफ टर्की के लगभग हर एक दुश्मन देश अपने बेड़े को मजबूत कर रहा है और टर्की खाली देखता ही रह रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल ये तो कहीं से भी कंफर्म नहीं हुआ है कि ग्रीस के फाइटर एयरक्राफ्टों को फ्रेंच पायलटों के द्वारा फ्लाई किया जा रहा है, लेकिन अगर ये घटना सही है तो इन एयरक्राफ्टों की ताकत और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रेंच पायलटों के पास एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने का काफी अधिक एक्सपीरियंस है और फ्रेंच पायलट अगर किसी तरीके के स्ट्राइक मिशन को अंजाम देते हैं तो उससे टर्की अपने आप को बचा पाए, ऐसा संभावना लगभग ना के बराबर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।